नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हुआ हूं। ये हमारा क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन 3 है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSHPCL के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर लाइनमैन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन पदों के लिए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशन का आज सीरीज 3 लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास में जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या सब है साथियों। और आप लोगों को ये भी सूचना दे दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए जो हमारी स्पेशल बैचेज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आ चुकी हैं। ऑनलाइन मोड के लिए आपको रात्रि 8 से 9 PM का टाइम है और ये 8 मार्च से शुरू हो रही है, और ऑफलाइन मोड में टाइम 7 से 8 PM है जो कि 8 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हम आज के प्रश्न का डिस्कशन करते हैं साथियों और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आप सभी को यह मालूम ही है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है आपको ITI के सेकेंड ईयर से। ITI के सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है साथियों, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, और उस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों के बीच रखा है और मैं उसका पूरा विस्तार से आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब दूसरी बात रही कि ये प्रश्न जो है यह निश्चित रूप से ओरिजिनल क्वेश्चन ही है जो 4 नवंबर 2018 को एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उसी प्रश्नों का मैं यहां पे विश्लेषण कर रहा हूं। ठीक है, ये बात भी आप कंफर्म हो जाएं। तो ITI के सेकेंड ईयर का सिलेबस है, और अभी जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है और ऑफलाइन भी, उसमें इल्यूमिनेशन का जो चैप्टर है यही मैं आपको स्टार्ट भी करने वाला हूं। ठीक है साथियों, चलिए तो पहला प्रश्न है, इल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या होती है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न भी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन। चाहे इल्यूमिनेशन पूछा जाए या इल्यूमिनेंस पूछा जाए, ये दोनों जो हैं आपको सिनोनिम हैं, यानी एकार्थवाची शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, और इसी की जो हिंदी है साथियों वो क्या होती है, प्रदीप्ति। इसकी हिंदी क्या होती है, प्रदीप्ति। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं कि प्रदीप्ति क्या होती है। साथियों, प्रकाशित तल अगर कोई सरफेस है, सपोज कर लीजिए ये सरफेस है, इस पे किसी सोर्स के माध्यम से लाइट आपकी आ रही है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये क्या हो गई, प्रकाशित तल। क्या है यह, प्रकाशित तल, प्रकाशित सरफेस। तो किसी भी प्रकाशित तल में इकाई क्षेत्रफल पर इसकी जो क्षेत्रफल है वो मान लिया कितना है, A है। इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या है, ये अगर आपका सरफेस इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो इस प्रकाश स्रोत से, ठीक है साथियों, इस प्रकाश स्रोत से लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को, समझ गए कैसे, तो लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं, प्रदीपन कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की मात्रा लंबवत आती है वही आपकी क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। इस वजह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इल्यूमिनेशन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E से दिखाया जाता है, कैपिटल E से, और कैपिटल E का मान होता है F/A। क्या होता है साथियों, F/A। अब यहां पे ध्यान देंगे कि आपका F यहां क्या है, F हमारा जो है ल्यूमिनेंस फ्लक्स है। F आपकी क्या है, ल्यूमिनेंस फ्लक्स है, यानी प्रकाश की वो मात्रा है जो सतह पर लंबवत पड़ रही है। ठीक है, तो F को हम फ्लक्स कहते हैं, और A जो है ना ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, जिसके सापेक्ष में ये प्रकाश किसी भी स्रोत से होकर आपके सरफेस पर आएगी। ठीक है, तो F/A। मित्रों, F का जो मात्रक होता है वह आपका ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन। और क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी इल्यूमिनेशन का जो मात्रक है वो क्या हो गया, बताइए, इल्यूमिनेशन का मात्रक हो गया ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अब जरा रिलेशन को समझिए,
हमने तो बताया कि ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है, लेकिन वो तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि जो आपका इल्यूमिनेशन है इसे हम लक्स से सूचित करते हैं, यानी इल्यूमिनेशन का मात्रक लक्स होता है और लक्स का ही मान किसके बराबर होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और दूसरी बात यह भी जान लीजिए, इसी लक्स को मीटर कैंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे मीटर कैंडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मीटर कैंडल भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, चाहे लक्स दिया हो या ल्यूमेन प्रति मीटर दिया हो या मीटर कैंडल दिया हो, ये तीनों जो है आपके इल्यूमिनेशन के मात्रक के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम मानक मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो उसके लिए क्या सही उत्तर होगा, लक्स होगा। द राइट आंसर इज लक्स। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई साथियों का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आप इसी तरह से मेहनत करिए और जीवन में सफल होइए। तो आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले चुके होंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। समझ गए, यानी 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर ड्रिवन एट 1500 आरपीएम। आपका कितना दिया है, 1500 आरपीएम दिया है, और पोल कितनी है, 2 पोल है। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एक बात आप जीवन भर याद रख लेना, चाहे आपकी क्या हो, सिंक्रोनस, चाहे आपकी सिंक्रोनस जनरेटर हो, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर हो, इस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखेंगे, इस दोनों की स्पीड क्या होती है, निर्धारित होती है। इसकी गति क्या होती है, निर्धारित होती है, फिक्स होती है। और यह जो निर्धारित गति है साथियों, वह कितनी होती है, ns होती है। उसको ns से सूचित करते हैं। ये ns आपकी सिंक्रोनस गति है। ns क्या है, ns आपकी सिंक्रोनस गति कहलाती है, ठीक है। इसका मान होता है 120 f/p, 120 f/p, ठीक है। यहां पे यह भी ध्यान देंगे, f आपकी आवृत्ति है साथियों। f क्या है, आवृत्ति। और आप जानते हैं ना, हमारे भारत की जो आवृत्ति है वह निर्धारित कितनी है, 50 हर्ट्ज है। और ये p क्या है साथियों, ये पोल की संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, पोल की संख्या को। अब आइए आप अपने प्रश्न पर। आपके प्रश्न में देखिए, p का मान, पोल का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंक्रोनस स्पीड ns कितनी दी गई है, तो ns 1500 आरपीएम दी गई है, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड का एसआई मात्रक क्या होता है, रोटेशन पर मिनट आरपीएम होता है। इसे हम आरपीएम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ns बराबर 1500 आरपीएम हो गया। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि इस फॉर्मूले से निकलेगा। इस फॉर्मूले से अगर हम फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ns इंटू पी बटा 120। क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का मान, ns गुना p बटा 120। वैल्यू पुट कर दीजिए। ns का मान है 1500, p का मान है 2, अब बटा 120। बताइए क्या हो जाएगा, 3000 बाय कितना, 120, ठीक है साथियों। ns इंटू पी बटा 120, 3000 बटा क्या हो गया, 120। अब 3000 बटा 120 कीजिएगा तो 0 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा बताइए साथियों, 25 से कैंसिल हो जाएगा। आप लोग तो मैथमेटिक्स बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं और आप जानते हैं। तो यहां से हमारा सही उत्तर क्या निकल गया साथियों, 25 हर्ट्ज। जो आवृत्ति है ना, उसकी एसआई मात्रक हर्ट्ज होती है, उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं या साइकिल प्रति सेकंड में मापते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल प्रति सेकंड होता है, यानी 1 चक्र प्रति सेकंड होता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या आ गया, 25 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, कितना आ गया छात्रों, 25 हर्ट्ज आ गया। क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। चलते हैं हम आगे, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए कितना जबरदस्त है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग्स लगी होती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होती है, कितने से डिस्प्लेस्ड होती हैं। देखिए ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है ना, तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कैसी मोटर है साथियों, ये आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। और आप ये जान लीजिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई पर चलती है। कैसे चलती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई पर यह संचालित होती है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे कि जितनी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कोई भी स्वचालित नहीं होती है, वह खुद से स्टार्ट नहीं होती है, उसमें उतना टॉर्क विकसित नहीं हो पाता है। उसे स्टार्ट करने के लिए, शुरुआती टॉर्क विकसित करने के लिए हम कई तरह के अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, सिंगल फेज से दो फेज में बदल दिया है। ये देखिए हमारी कनेक्शन यहां से सप्लाई तो हमने सिंगल फेज की इसको दी है, लेकिन आपकी जो वाइंडिंग थी उसे हमने दो भागों में बांट दिया है। हमारे स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसे दो भागों में बांटा है। ये आपकी मेन वाइंडिंग और दूसरी इधर आपकी सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक बात ये ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2/3 2/3 हिस्सा जो वाइंडिंग का है वो यहां पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, और 1/3 जो आपकी वाइंडिंग है, ठीक है, वो यहां ऑक्सिलरी में रखते हैं, सहायक में रखते हैं। ठीक है, और सहायक के साथ हम हाई रेसिस्टेंस को भी जोड़ देते हैं, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा मात्रा में करंट यहां से पास करे। आपकी जो मेन करंट यहां आई वह दो भागों में बढ़ती है। एक आपकी कहां जाती है, मेन वाइंडिंग में IM जाती है, और इधर जो जाती है वो आपकी स्टार्टिंग करंट IS जाती है। और आप यहां से समझ लीजिए कि आपकी मेन की करंट का मान ज्यादा होता है और स्टार्टिंग की करंट का मान क्या होता है, कम होता है। तो मेन में आपका प्रतिरोध कम होता है और सहायक वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा करने से इस पोजीशन को आप गौर से देखिए। इस पोजीशन को जब आप गौर से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का शिफ्टिंग है। कितने का शिफ्टिंग है, 90 डिग्री का। दोनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर इस तरह से हमने शिफ्ट कर दिया है। तो ये इधर है आपका मेन वाइंडिंग और नीचे की तरफ आपका क्या है, नीचे की तरफ आपका क्या है, सहायक वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलता है वो देख लीजिए। ये आपकी वोल्टेज के एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इधर आपकी क्या हो गई, IS जो कि सहायक वाइंडिंग की करंट है। ठीक, इधर आपकी हो गई मेन वाइंडिंग की करंट, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होता है साथियों वह टोटल करंट हो गई। तो आप गौर से देखेंगे तो वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस आता है वो 40 से लेके 50 डिग्री के बीच का होता है। कितने का होता है, 40 से 50 डिग्री के बीच का होता है। और हमारी टॉर्क देख लीजिए, हमारी टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है साइन फाई का। ठीक है, और ये फाई उसी वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है। तो अगर फाई की मान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपका टॉर्क भी बढ़ेगा। अगर फाई का मान बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि हमारी टॉर्क बढ़े, इस कारण से हम यह अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तब जाकर के मोटर आपकी स्टार्ट होती है। हालांकि यह मोटर बहुत छोटी होती है, कम पावर रेटिंग की होती है। इसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे पंप में करते हैं। समझ गए कि नहीं, कहां पे इसका प्रयोग करते हैं युवा मित्रों, तो इसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे पंप में करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वुड वर्किंग मशीन में भी करते हैं। लकड़ी पर जो काम करना होता है ना ऑटोमेटिक मशीन का, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे पावर रेटिंग के लिए यह इस्तेमाल में ली जाती है। हालांकि इसका भी बहुत ज्यादा टॉर्क शुरुआत में होता नहीं है। तो आपका उत्तर जो है स्पेस में, यानी जब हम इसको बांधते हैं, वाइंडिंग को सेट करते हैं, उस समय कितना कोण होता है, तो उस समय विद्यार्थी जी ये दोनों के बीच में देखिए कितने का कोण बना, ये ऐसा पोजीशन है। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसे सीधे एक नीचे की तरफ, तो 90 डिग्री का कोण बना। तो सही उत्तर क्या है, स्पेस में
90 इलेक्ट्रिकल डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है कंसेप्ट? चलते हैं आगे, देखते हैं आज का अगला प्रश्न फिर क्या है। ये देखिए अगला प्रश्न आ गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है। कहां संचालित किया जाता है? मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? समझ गए साथियों? जब मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो आपकी टॉर्क क्या होगी? ध्यान देंगे, टॉर्क स्लिप के बिल्कुल समानुपाती होती है। यह ध्यान रखेंगे युवा साथियों, टॉर्क क्या होती है यहां पर? इस केस में आपकी टॉर्क स्लिप के, समझ गए, आपकी टॉर्क जो है वो स्लिप के समानुपाती होती है। अब यहां सवाल ये उत्पन्न होता है हमारी स्लिप क्या है? तो मैं उन सारी बातों को बताने से पहले आपको बता दूं कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 मोड में संचालित करते हैं। एक होता है मोटरिंग मोड, दूसरा होता है जनरेटिंग मोड और तीसरा होता है ब्रेकिंग मोड। ठीक है, मोटरिंग मोड में यह मोटर की तरह काम करता है, जनरेटिंग मोड में यह जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब ब्रेकिंग मोड में क्या होता है? इसकी स्पीड रिवर्स हो जाती है और फिर धीरे धीरे यह काम करना बंद कर देती है, रुक जाती है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है और यहां पर जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये शाफ्ट है हमारा जो घूमती है और इसी शाफ्ट के ऊपर क्या हमने सेट किया है? हमने यहां पर रोटर को लगाया है। हम विस्तार से जब आपकी क्लासेस लेंगे वहां इस पर चर्चा करेंगे। और यह रोटर मशीन का वो हिस्सा होता है जो घूमता है, रोटेट होता है। और यहां जो पोजीशन आप देख रहे हैं इस जगह हम इसे कौन सी सप्लाई देते हैं? 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। 3 फेज एसी सप्लाई पर यह संचालित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है साथियों? 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इधर से कूलिंग का अरेंजमेंट, क्योंकि हीट जो है लंबे समय तक चलने के बाद लॉसेस इसमें होती हैं। आयरन लॉस होता है, उसके बाद वेरिएबल लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। समझ गए कि नहीं? कॉपर का लॉस होता है, इसकी वाइंडिंग में लॉसेस होती हैं और ये सभी लॉस आपको हीट के रूप में, उष्मा के रूप में प्राप्त होती है, जिसके कारण मोटर गर्म होने लगता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? कूलिंग एयर भी, ठंडी हवा भी इससे होकर प्रवाहित करानी होती है। तो हम इस तरह से इसका अरेंजमेंट करते हैं कि ठंडी हवा जब इससे होकर प्रवाहित हो तो हमारे मोटर पर इसका कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे मोटर जलने से बचे, आराम से इसका संचालन होता रहे। बहुत सारी बातें यहां से संबंधित हैं, लेकिन हम अभी प्रश्न पर कंसंट्रेट होते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोटरिंग मोड में संचालित हो रहा है। मैं 2 बातें आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमारा स्लिप क्या होता है? हमारी स्लिप जो होती है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, क्या होती है? यह रेशियो होती है, अनुपात होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर और सिंक्रोनस स्पीड का। सिंक्रोनस स्पीड जो है ना वो आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में प्राप्त होती है, जिसपे चुंबकीय फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहती है, लेकिन उस स्पीड पर हमारा रोटर नहीं घूमता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के समान नहीं होती है। यह हमेशा क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। समझ गए कि नहीं? क्या होती है? सिंक्रोनस से कम होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह याद रखेंगे कि मोटरिंग मोड में जब यह संचालित होता है तो हमारे स्लिप का मान जो है साथियों वह 0 से लेकर 1 के बीच होता है। कहां होता है? 0 से 1 के बीच होता है। तो 2-3 बातें याद रखिएगा। टॉर्क स्लिप के समानुपाती होता है। दूसरी चीज, स्लिप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर और सिंक्रोनस स्पीड का अनुपात होता है। ठीक है, उसके बाद इन 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें जब मोटरिंग मोड पे संचालित करते हैं तो इसमें स्लिप का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। समझ गए? तो इस तरह से आपने यह प्राप्त किया कि हमारी जो आंसर होगी इस प्रश्न की वो क्या हो जाएगी साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिप के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होता है? यह स्लिप के सीधे अनुपातिक होता है। स्लिप बढ़ेगी, आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए जरा सामने, किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए
सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। समझ गए साथियों, 132 केवी का सिस्टम है, ग्राउंड का कैपेसिटेंस कितना दिया है, 0.015 माइक्रोफेराड है, समझ गए। और आपकी जो इंडक्टेंस है वो आपकी कितनी है, 6 हेनरी है, 6 हेनरी है। इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, और कैपेसिटेंस का मात्रक फेराड होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस का मान बताइए आपके सर्किट ब्रेकर के, ताकि वह वोल्टेज सर्ज को क्या कर सके, हटा सके। अचानक से जो वहां वोल्टेज डेवलप कर गई है, उस सर्ज वोल्टेज को हटाने के लिए हमें कितने मान का प्रतिरोध यहां लगाना पड़ेगा। साथियों, यह सर्किट ब्रेकर से संबंधित प्रश्न है, पावर सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको सिस्टम का फेज वोल्टेज कितना दिया गया, 132 के भी दिया गया। आपको कैपेसिटेंस का मान कितना दिया गया, 0.015 माइक्रोफेराड दिया गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.015 गुना 10 पे पावर -6 फेराड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं माइक्रो का मान कितना होता है, 10 पे पावर -6 होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, 1 माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6 होता है, ये स्टैंडर्ड माना जाता है। अब यहां से आइए कि आपको L इंडक्टेंस का मान कितना दे दिया इसने इंडक्टेंस का मान 6 हेनरी दिया है, 6H दिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो छात्रों मैं आपको बता दूं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर 0.5 अंडर रूट, क्या होता है, R बराबर 0.5 अंडर रूट L बटा C। लिखते हैं जरा, मान को यहां पे रखते हैं 0.5। L का मान देखिए कितना है, 6 है। C का मान देखिए कितना है, 0.015 गुना 10 पे पावर -6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसका आप हल निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आपको वैल्यू आएगी 1 2 3 4 10,000 ओम आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 10,000 ओम आएगी। क्या इसे हम 10 किलो ओम लिख सकते हैं, 10,000 ओम को 10 किलो ओम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना साथियों, 1 किलो कितने के बराबर, 10 पे पावर 3 के बराबर, यानी 1,000 के बराबर होता है ना। तो इस वजह से सही उत्तर हमारा कैलकुलेशन के बाद क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, 10 किलो ओम। कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है। मैंने कई बार समझाया है, जनरेटर यदि है तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, समझ गए। तो यानी इसका इनपुट जब भी होगा वो इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल होगा। यानी उस हिसाब से देखते हैं तो इसके इनपुट में हम क्या देंगे, यांत्रिक शक्ति देंगे, और विद्युत शक्ति हमें कहाँ मिलेगी साथियों, ये आपको आउटपुट में मिलेगी। अब रही बात डीसी जनरेटर की, तो देखिए डीसी जनरेटर में ये जो सेक्शन आपको बाहर की तरफ निकला दिख रहा है, ये आपका शाफ्ट है, जिसको हम धुरी कह सकते हैं, और इसी पर आपकी क्या है, आर्मेचर सेट की गई है। आर्मेचर ही रोटर होता है जो आपके डीसी जनरेटर में घूमने का काम करता है, समझ गए कि नहीं। यहां पे क्या होती है, यही आर्मेचर आपकी घूमती है। ये सारे आपके आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, और इसके भीतर में ये ब्लैक जो देख रहे हैं, ऐसे हमने वाइंडिंग को इसके बीच में ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है। इसी के बीच में वाइंडिंग लपेटते हैं और इसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। यहीं पर आपका वोल्टेज जनरेट होता है इसी आर्मेचर में, और वोल्टेज जनरेट होने के बाद ये कहां, ये पीला वाला जो देख रहे हैं ये कम्यूटेटर है। इसका काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। तो जितना भी यहां जनरेशन होता है सब एसी में होता है, उसको यह किस में बदल देती है, डीसी में बदलती है। अब फिर आपका जो कम्यूटेटर है,
ठीक है, वो डीसी में इसको बदल दिया। और ये यहां जो देख रहे हैं साथियों, ये कार्बन ब्रश है। कौन सा ब्रश है? कार्बन ब्रश है। कार्बन के ब्रश का हम जनरली यूज करते हैं। तो आपका जो कार्बन ब्रश है वो सभी डीसी को कलेक्ट करता है, जमा करता है। अब फिर हम उसके माध्यम से आउटपुट में क्या लेते हैं? डीसी सप्लाई हमें प्राप्त होती है, डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है। और ये पीला पीला जो देख रहे हैं, ये सब आपका परमानेंट मैग्नेट है, अस्थाई चुंबक है। और उस अस्थाई चुंबक के ऊपर में हमने फील्ड कॉइल लगाया है। क्या लगाया है? फील्ड वाइंडिंग का हमने प्रयोग किया है, जिसका काम इसको चुंबकित करना होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को विकसित करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो ये आपकी थी डीसी जनरेटर। और यह डीसी जनरेटर याद रखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर मोटर आधारित होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर क्या होता है? आपका जनरेटर आधारित होता है। तो ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर किस पर आधारित होता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होता है। दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होता है। समझ गए? तो दाहिने हाथ का नियम हो जाएगा जनरेटर, अब बाएं हाथ का नियम क्या हो जाएगा? मोटर। जनरेटर के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि यांत्रिक शक्ति को लेगा और विद्युत शक्ति देगा। मोटर के लिए याद रख लीजिए, विद्युत शक्ति को लेगा और यांत्रिक शक्ति को देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है? आप ये ध्यान रखेंगे साथियों, ये भी पावर सिस्टम का ही प्रश्न है। और फीडर क्या होता है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं। यहां देखिए इस तस्वीर में, ये आपका सब स्टेशन है। ठीक है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन को, या एक सब स्टेशन से दूसरे लोड को, या एक जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे जनरेटिंग स्टेशन को जोड़ने का जो काम करता है, उस चालक तार को, उस कंडक्टर को क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। और इस फीडर में हमेशा वोल्टेज हाई होता है। यह ध्यान रखिएगा, 132 केवी का होगा, 400 केवी का होगा, समझे कि नहीं, 33 केवी का होगा। ठीक है, ये निर्भर करेगा कि हम कहां किसके बीच में कैसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इस फीडर के साथ एक सबसे खासियत यह होती है, इसमें कोई भी टैपिंग नहीं कर सकते आप, इसमें कटिया फंसा के लाइन नहीं ले सकते। इससे बिजली चुराने का कोशिश करेंगे, इतना हाई वोल्टेज है, जलकर राख हो जाएगा सब कुछ। इसके साथ कभी भी टैपिंग नहीं की जाती है। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी तब जुड़ता है जब इसके साथ ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देख रहे हैं ना, 11 केवी का लाइन था, उसको 400 वोल्ट में यह ट्रांसफार्मर बदल दिया है ना, वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और तब जाकर के ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइन गई, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइन आपके गली मोहल्ले से होकर जाती है, और उससे फिर यहाँ लोड है, ये सपोज आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का है, उन सभी को सप्लाई जाती है। तो जो लाइन, जो चालक तार हमारे मोहल्ले के पास से जाती है और उससे हमें कनेक्शन मिला है, तो मोहल्ले से होकर जाने वाली तार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर होती है, और उससे कनेक्शन लेके आप अपने घर तक जो बिजली पहुंचाते हैं उसको हम सर्विस मैन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको हम सर्विस मैन कहते हैं। ठीक है, तो 3 चालक तार का प्रयोग होता है। एक फीडर हो गया जिसमें कोई भी टैपिंग नहीं कर सकते, यह बिल्कुल भी अर्थिंग से या किसी भी अदर चीजों से स्वतंत्र होता है। और फीडर की खासियत ये ध्यान रखिएगा, फीडर का वोल्टेज सदैव क्या होता है? एक समान होता है। इसमें वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद टैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, टैपिंग नहीं करते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, यह जो है ना आपको किससे स्वतंत्र होता है साथियों? जरा बताइए, अभी मैंने आपके बीच चर्चा किया है, यह स्वतंत्र होता है, फीडर आपका स्वतंत्र होता है युवा वैज्ञानिकों, वायरिंग के प्रकार से। किससे स्वतंत्र होता है? वायरिंग के प्रकार से। किस तरह की वायरिंग है, नहीं है आपके घर में, उस सबसे इसको कोई मतलब नहीं होता है। आपको तो सर्विसमैन सप्लाई दे रहा है। फीडर किसको जोड़ रहा है? 2 सब स्टेशन को जोड़ रहा है, 2 जनरेटिंग स्टेशन को जोड़ रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इस वजह से हम इस बात को कंफर्म हो गए कि हमारा जो वायरिंग का प्रकार है उससे कोई मतलब जो है फीडर को नहीं होता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिए गए कथनों में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली
के संबंध में कौन सी बातें सही है। ठीक है, जल विद्युत प्रणाली, इससे आप समझ रहे हैं ना, ऐसी विद्युत उत्पादन प्रणाली जिसमें जल आपका क्या होगा, ईंधन के रूप में लिया जाएगा और उससे हम विद्युत का उत्पादन करेंगे, यानी पानी से बिजली बनाने का काम जो है वो यहाँ पर होगा। अब इसमें दो बातें पूछी गई है। एक कहा गया है सर्ज टैंक। क्या कहा गया है? सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना है। क्या यह बात सही है? दूसरा है पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया और फोरवे से टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए एक नली है। यानी ये कह रहा है कि पेन स्टॉक जो है एक नली जैसा होता है और उससे हम टरबाइन के पास तक पानी लेकर जाते हैं। आइए जरा समझते हैं क्या ये बातें सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कि ये बातें कितनी सही और कितनी गलत है। आपके सामने ये तस्वीर दिख रही होगी साथियों। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, जल विद्युत संयंत्र है। ये आपका क्या है, हाइड्रल प्लांट है। ठीक है, हाइड्रल पावर प्लांट है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तो हमने पानी को क्या कर लिया, रिजर्वायर में जमा कर लिया बांध बना करके। अब जब मेरी पानी जमा हो गई, ये आपका बांध है, डैम है। ठीक है, हमने बांध बना के क्या किया, पानी को जमा कर लिया। अब जब आपका बांध बन के पानी जमा हो गया तो उस जमे पानी में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब उसको जहां भी हल्का सा आप पानी निकलने का कहीं भी पोजीशन देंगे, बहुत तेज गति से पानी जाएगी। ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं कि ये जो पतला वाला सेक्शन देख रहे हैं, यह हो सकता है आपका क्या हो, स्टील के पाइप का भी बना हुआ हो। ठीक है, या नहीं तो सीमेंटेड प्लास्टर करके भी हम स्ट्रक्चर को सेट कर देते हैं। ठीक, वो वहां से पानी छोड़ा, यानी इस रिजर्वायर से पानी धीरे 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 निकला। ठीक है, इससे होकर इस पोजीशन पर जब पहुंचा तो ऊपर में देखिए ये टंकी जैसी लगी हुई है। इसी को क्या कहते हैं, सर्ज टैंक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सर्ज टैंक कहते हैं। और सर्ज टैंक को हिंदी में कहते हैं साथियों उत्कर्ष टंकी। क्या कहते हैं, उत्कर्ष टंकी। क्या कहते हैं, उत्कर्ष टंकी कहते हैं। तो आपको यहां जो पानी आई, इसमें से कुछ पानी इस टंकी में भी जाके भर गया। ठीक, उसके बाद बाकी पानी देखिए यहां पर आए तो थोड़ा और पतला हुए। ये आपका पेन स्टॉक है। ये क्या है, आपका पेन स्टॉक है। ठीक है, और इस पेन स्टॉक से जो पानी का फ्लो गया, पानी जो आपकी प्रवाहित हुई, तो सीधा कहां चली आई, आपके टरबाइन पर। ये क्या है छात्रों, टरबाइन। अब जो टरबाइन पर पानी पड़ती है, टरबाइन पर जो पानी पड़ती है, तो ये नीचे जाता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये नीचे जाता है। इस तरह से आपका टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। तो हम इसको क्षैतिज स्थिति में रखा है हमने, तो हमारा टरबाइन ऐसे क्या होता है, घूमने लगता है। तो जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, आपके अल्टरनेटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर का शाफ्ट, अल्टरनेटर की धुरी जुड़ी हुई है, जिससे हमारी अल्टरनेटर भी, जनरेटर भी घूमने लगती है। और जब जनरेटर घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिकल पावर हमें प्राप्त होता है, और फिर उस पावर को पावर हाउस से हम क्या करते हैं, अपना उसके मान को बढ़ाकर, जहां जितने दूरी पर कंज्यूमर होते हैं वहां हम बढ़ा करके पावर ग्रिड की मदद से, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम उसे लोगों के घर तक बिजली पहुंचाते हैं। तो यहां दो बातें अब हमसे पूछी गई है कि पेन स्टॉक एक पतली नली जैसी होती है, तो आपने देख लिया ना, पेन स्टॉक एक पतली नली जैसी है, स्टील के पाइप से बनी होती है, और इसके माध्यम से बहुत ही तेज गति से क्या होता है, काफी तेज गतिज ऊर्जा से आपकी पानी जो है टरबाइन पर पड़ती है, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो टरबाइन का स्पीड भी क्या होगा, उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि यहां जो टरबाइन होती है वह लो स्पीड की टरबाइन होती है, और जो अल्टरनेटर होता है ना, वह भी आपका साइलेंट पोल अल्टरनेटर होता है, जिसकी स्पीड कम होती है। और थर्मल पावर प्लांट में ये नहीं लगाते हैं, थर्मल में ज्यादा स्पीड वाला लगाते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और जो सर्ज टैंक है, उत्कर्ष टंकी है, इस उत्कर्ष टंकी का क्या काम है, इस उत्कर्ष टंकी का काम है वाटर के संचालन को, पानी के फ्लो को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अगर किसी कारणवश लोड बढ़ जाती है तो हमें ज्यादा पानी देना पड़ेगा, उस परिस्थिति में इस उत्कर्ष टंकी से पानी नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर कम पानी की जरूरत है तो फिर यहां से जो पानी आपने छोड़ा है
और हमारे टरबाइन पे कम चाहिए तो वो पानी फिर कहां चली जाती है, इसी टंकी में आकर सेट हो जाती है। यानी इसका काम है टंकन प्रभाव को नियंत्रित करना, उसके बाद पानी का भंडारण करना। सर्ज टैंक का काम क्या है, टंकन प्रभाव को, पेन स्टॉक में होने वाले टंकन प्रभाव को खत्म करना, उसके बाद पानी का भंडारण करना, लोड की जरूरत के हिसाब से पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह को भेजना या नियंत्रित करना। ठीक है, ये सभी इसका काम है। और पेन स्टॉक एक पतली नली है जिसके माध्यम से हम यहां बांध में जमा किए हुए पानी को, अपने रिजर्वायर में जमा किए हुए पानी को हम कहां पर पहुंचाते हैं, टरबाइन तक पहुंचाते हैं। ये आपका डायग्राम था विद्यार्थियों, ये फंक्शनल डायग्राम है। और रियल में जो यह सर्ज टैंक आप अभी जो मैंने चर्चा किया है, किसी थर्मल प्लांट, किसी हाइडल पावर प्लांट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर इस तरह का आप टंकी देखेंगे। ये नीचे का हिस्सा है साथियों, ठीक है, ये नीचे का पोर्शन है, टनल वगैरह है, और ये ऊपर जो आप ये बड़ा बड़ा देख रहे हैं टैंक जैसा, ये सब, यही सब आपकी क्या है, उत्कर्ष टंकी है। यही सब आपकी क्या है, उत्कर्ष टंकी है, यानी सर्ज टैंक है। क्या है, सर्ज टैंक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रियल में यह ऐसा दिखता है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्न क्या है। अब आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न था कि सर्ज टैंक पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। पेन स्टॉक में टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए नली के रूप में यह है, तो यह बिल्कुल नली के रूप में है और आपके टरबाइन तक पानी पहुंचाती है, यानी सही है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों बातें बिल्कुल यहां पर सही कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या बताती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश 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 इस तरह की जो रेखाएं हैं ये क्या बताती हैं। छात्रों, सबसे पहले तो ये समझिए, आपने अपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की भाषा है, लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से एक इंजीनियर अपनी प्रोजेक्ट से संबंधित चीज़ों को दूसरे इंजीनियर को समझा पाता है। या कोई भी टेक्नीशियन, जैसे आप यहाँ आएंगे, ठीक है, विभाग में आएंगे तो आपको भी डायग्राम मिलेगा, ड्राइंग मिलेगी, जिसके बाद आप क्या कर पाएंगे, इंस्टॉलेशन का काम करेंगे, एडजस्टमेंट का काम करेंगे, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे अगर मैकेनिकल में है तो कोई भी काम जो है इंजीनियरिंग फील्ड में बिना ड्राइंग के संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग समान रूप से क्या है, एक इंजीनियर की भाषा है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट के पूरे विस्तार को, पूरे डिटेल को हम आराम से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं, जिसे दूसरा इंजीनियर या दूसरे तकनीक से संबंधित लोग आराम से समझ पाते हैं छात्रों। उसके बाद दूसरी बात यह समझिए कि यह दो इंजीनियरों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। क्या करता है, दो इंजीनियरों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। और डायग्राम जब आपके सामने आ जाता है तो आप आराम से उस सीट को ऐसे देख करके समझ जाते हैं कहां पर कौन सा कंपोनेंट लगाना है, कहां किसका अरेंजमेंट होगा, किस एंगल पर होगा, कितने डिग्री पर उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आ जाता है। जब कोई नया प्रोजेक्ट का काम चालू होता है, सब स्टेशन बनना होता है, तो पहले मैप उसका जो है फाइनलाइज होकर आता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके असिस्टेंट लोको पायलट में भी यहाँ से प्रश्न रहते हैं। और आप देखिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी एक क्वेश्चन यहाँ अभी मिल गया। अब आगे देखते हैं कि और भी क्वेश्चन आपको मिलता है या नहीं। ठीक है, तो छात्रों ये डैश लाइन क्या करती हैं, तो डैश लाइन, सभी लाइन का अपना अपना महत्व है। डैश लाइन जो है वो क्या करती है, छिपे हुए किनारे को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, छिपे हुए किनारे को प्रदर्शित करती है आपके पूरे डिजाइन में, प्रोजेक्ट में, जो कि समान रूप से दिखता नहीं है, जो क्या होता है, समान रूप से नजर से हटा हुआ रहता है, वैसे क्षेत्रों को यह प्रदर्शित करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा साथियों, छिपे हुए किनारे को व्यक्त करती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह जान लीजिए कि पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से टेक्निकल ड्राइंग है यह क्या है छात्रों, यह टेक्निकल ड्राइंग है। और टेक्निकल ड्राइंग के माध्यम से, यह टेक्निकल ड्राइंग है जिसके माध्यम से पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से, पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से किसी भी प्रोजेक्ट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। क्लियर हो गया।
और छिपे हुए किनारे जो समान रूप से हमें नहीं दिखते हैं उसे व्यक्त करने के लिए डैश लाइन का हम प्रयोग करते हैं। तो जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें आप ड्राइंग पढ़ेंगे, वहां कई प्रकार के लाइंस होते हैं, हैच लाइन है, आपका जो है प्रोजेक्शन लाइन है, सेंटर लाइन है, और भी डिफरेंट टाइप्स के लाइन हैं। उन सभी का क्या फंक्शन होता है, कहाँ किसका क्या महत्व होता है, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं कि वो क्या आपसे कह रहा है। छात्रों, हमारा ये प्रश्न देखिए आपके बीच है। ये कह रहा है 10 गुना 4 मिलीमीटर का एक कमरा है, ठीक है, उसमें 150 वाट के कितने लैंप लगे हैं साथियों? 10 लैंप लगे हैं। कितने लैंप लगे हैं? 10 लैंप लगे हैं। प्रत्येक लैंप का MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। ठीक है, MSCP 300 दिया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्टर DF, डेप्रिसिएशन फैक्टर वो 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर UF वो कितना दिया है? 0.5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 0.5 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा। ठीक है, औसत प्रकाश का मान आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हमें कई सारे ऑप्शंस यहां पर रखे गए हैं। 200, 500, 250, ठीक है, 294.3। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा हमारे पास है, ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएं तो जो भी चीज़ें आपको दी गई है सबसे पहले उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो सबसे पहला देखिए आपको कमरे का आकार कितना दिया हुआ है। ठीक है, कमरे का आकार क्या है? ये 10 गुना 4 है। ठीक है, मीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है? लैंप की संख्या है ना, लैंप की संख्या कितनी है? 10 है ना, 10 लैंप। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद आपको दिया गया है लैंप का वाटेज, है ना, लैंप का वाटेज। लैंप का वाटेज देखिए क्या कहा? 150 है ना, यहां पर 150 वाट, यानी 150 वाट का 10 लैंप है आपके पास। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या दिया है? MSCP दिया है। क्या दिया है? MSCP, इसका मान कितना है? 300 है। उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन फैक्टर, है ना, ये कितना है? 0.8 है। उसके बाद क्या दिया है? यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये कितना है? 0.5 है। ठीक, तो इतनी सारी बातें आपको जानकारी में दे दी गई है। अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम करेंगे टोटल ल्यूमेन निकालेंगे। हम क्या करेंगे छात्रों? टोटल ल्यूमेन निकालेंगे। देखिए जरा टोटल ल्यूमेन कैसे निकलेगा, यानी टोटल प्रकाश कितनी हमारे सरफेस पे आ रही है वो हम निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कुल ल्यूमेन, कुल ल्यूमेन जो होता है उसका मान होता है विद्यार्थी जी, कुल ल्यूमेन का मान कितना होता है? कुल ल्यूमेन का मान होता है लैंप की संख्या, लैंप की संख्या गुना लैंप की संख्या गुना क्या होता है? MSCP गुना 4 पाई, MSCP गुना 4 पाई। 4 पाई जो है आपका ठोस कोण है, जो हमारी सरफेस होती है ना, उसके लिए हम 4 पाई लेते हैं। तो लैंप की संख्या हमने 10 रख दिया। MSCP आपका कितना दिया है? 300 दिया है। ठीक है, गुना 4 पाई कर दिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 37699.11 कितना होगा? 0.11 ल्यूमेन। ठीक है, हम LM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 37699.11 ल्यूमेन आ गया, यानी 37,699.11 ल्यूमेन आ गया। ये कुल ल्यूमेन की मात्रा आ गई। ठीक, अब कुल ल्यूमेन तो हमें निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? जब कुल ल्यूमेन हमें मिल गया तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? अब अगला स्टेप हमको करना है सतह पर पहुंचने वाली ल्यूमेन कितनी है, क्या है ना, वर्किंग सतह पर पहुंचने वाली ल्यूमेन। अब क्या निकालना है? वर्किंग
जो सतह पे हम काम कर रहे हैं, वर्किंग सतह पर पहुंचने वाली ल्यूमेन। ठीक है, ये क्या होता है? वर्किंग सतह पर पहुंचने वाली ल्यूमेन का क्या मान होता है? ये होता है टोटल ल्यूमेन जो भी आप निकाले हैं, यानी टोटल ल्यूमेन गुना, टीएल का मतलब हुआ टोटल ल्यूमेन, ठीक है, गुना होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसमें डिवाइड कर दीजिए किससे? टोटल ल्यूमेन गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर बटा डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो टोटल ल्यूमेन हमारा आ गया 37699.11 और गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान देखिए 0.5। अब बटा में आ जाइए आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर 0.8। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब इसको हम हल करते हैं तो हमें कितना मान मिलता है? जब इसको हल कीजिएगा तो मिलेगा जब इसको हल करते हैं तो मिलेगा 23561.44। क्या हो जाएगा? 23,561.44। कितना हो गया? 23,561.44 ल्यूमेन। 23,561.44 ल्यूमेन। तो इतना आपको यहां कैलकुलेट हो गया। तो हमें मिल गया वर्किंग सतह पर पहुंचने वाली ल्यूमेन और कुल ल्यूमेन। कुल ल्यूमेन उतना उत्पादित हो रहा था, लेकिन मेरे सतह पर आ कितना रहा है? हमारे सतह पर आ रहा 23,561 ल्यूमेन। ठीक, अब इतना जब हमें निकल गया तो हमें इल्यूमिनेशन निकाल लेना चाहिए, यही पूछ भी रहा है प्रश्न। ठीक है, औसत इल्यूमिनेशन टोटल सभी 10 लैंप के कारण कितना हो रहा है, तो हम पहले इल्यूमिनेशन निकाल लेते हैं, फिर औसत निकाल लेंगे। क्लियर? तो अब जब हम इल्यूमिनेशन निकालते हैं तो इल्यूमिनेशन के लिए क्या करिएगा? E बराबर ल्यूमेन जितनी आ रही है बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम करेंगे E बराबर, आपको बताया था ना, F बटा एरिया होता है। तो मेरा F जो है वो कितना है? 23,561 इतना आ रहा है। तो यहां लिख दीजिए 23,561.44। अब बटा कितना? एरिया देख लीजिए, कमरे का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए। जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 589 आ जाएगा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर 589। ठीक है, तो हमारा इल्यूमिनेशन निकल गया 589। अब हम एवरेज करेंगे साथियों। क्या करेंगे? अब मैं इसलिए स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। अब यहां से आइए छात्रों कि अब यहां से हमें क्या निकालना है? औसत प्रकाश निकालना है। तो औसत प्रकाश क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, आपका औसत प्रकाश EA भी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 589/2। ठीक है, तो इसको जब हल करते हैं तो आपका आंसर मिलेगा 294.294.52, यानी कि लगभग 3 के आसपास। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ऑप्शन डी, ये लक्स में होगा। क्या होगा विद्यार्थी जी? लक्स में होगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, एक लक्स किसके बराबर? एक लक्स जो है वह 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है ना? एक लक्स किसके बराबर होता है? 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका सही उत्तर डी मिल गया है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, इसलिए घबराना नहीं है। जब मैं आपको इल्यूमिनेशन की क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूं कल से, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो निश्चित रूप से कई सारे प्रश्न आपको मैं प्रैक्टिस में दूंगा और करवाऊंगा, ताकि आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो आज का सेशन आपसे विदा लेने का अब समय हो चुका है। हम फिर अगली कक्षा में आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी से जो प्यार और स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार आपको फिर से जो अगला सेशन है उसमें हम इससे आगे की सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और थ्योरी लेक्चर की जहां तक कई युवा साथियों ने
डिमांड किया है, तो बहुत ही जल्द थ्योरी लेक्चर भी आपके बीच हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।